साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए उत्तराखंड पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उन प्रश्न पत्रों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे और इसी कड़ी में हम लोग जो है इस वीडियो में उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 जो 2024 के पहले जो अंतिम परीक्षा हुई है वो 2021 में हुई है। तो यहाँ पर हम लोग उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2021 के जीएस वाले प्रश्न पत्र को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और देखिए, बहुत ज़्यादा व्याख्या पे नहीं जाएंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो है पिछले सारे पेपर्स को कवर कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पूरे 150 प्रश्न हैं, ध्यान रखिएगा 150 प्रश्न है आपके। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान मौजूद हैं। तो ये आपके 10वीं अनुसूची में। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है। अगला है लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। देखिए, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, तो 15 हो जाएगा, सी ऑप्शन। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन 1929 में इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है आपका कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था। तो ये हिंदी प्रारूप जो है आपका 24 नवंबर 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा थे। रंगनाथ मिश्रा वर्तमान में कौन है? अरुण कुमार मिश्रा हैं। नवसृजित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे। तो ये गिरीशचंद्र मुर्मू जी थे। गिरीशचंद्र मुर्मू जी थे, वर्तमान में ये कैग हैं। ठीक है, अगला है चीफ ऑफ डिफेंस तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं। तो ये रक्षा मंत्री के सैन्य सलाहकार होते हैं। रक्षा मंत्री के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे वो जनरल बिपिन रावत जी हुए थे। उनके देहांत के बाद जो है वर्तमान में अनिल चौहान हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। ठीक है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। संपत्ति का अधिकार निम्न से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है। तो ये आपका कानूनी अधिकार है। पहले ये मूल अधिकार था, ठीक है, फिर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इसे अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की जो आपका जोनल काउंसिल होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो उसकी अध्यक्षता जो है भारत के गृह मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? भारत के केंद्रीय जो गृह मंत्री होते हैं वो करते हैं। आगे चलते हैं। अगला है यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके चुनाव कितने माह के भीतर होना चाहिए। तो 6 माह के भीतर उसके चुनाव हो जाने चाहिए। परंतु यदि उस पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने में सिर्फ 6 महीने ही बचे हैं तो फिर चुनाव नहीं होता है। ठीक है, और जो चुनाव होगा जैसे मतलब अगर भंग हो जाता है कार्यकाल तो जो चुनाव होगा तो जो नया प्रधान होगा वो शेष बचे हुए जो 5 साल का कार्यकाल है तो शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए ही वो चयनित किया जाएगा या जिसका चुनाव होगा। आगे चलते हैं। भारत में सार्क या जिसे हम लोग हिंदी में दक्षेश कहते हैं, इंग्लिश में सार्क कहते हैं, शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये 1986 में इसका आयोजन किया गया था। 1986 में किया गया था। कहाँ पर? भारत में कर्नाटक के बेंगलोर में हुआ था। आगे चलते हैं। उसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को। अगला प्रश्न है और ध्यान रखिए इसमें कुल 8 सदस्य हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018। ठीक है, इसके तहत 2 नए अनुच्छेद जोड़े गए, 338B और 342A। राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं मतलब नो फर्स्ट यूज प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है देखिए इन्हीं के समय 1998 में जो है पोखरण परीक्षण हुआ था। निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवाएं दिवस सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। तो ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है, 21 अप्रैल को। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 12 अक्टूबर 2005 को केंद्रीय सूचना अधिनियम 2005 के तहत की गई थी, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है वायु संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? तो ये 1981 में 1981 बना था, 1981 में बना था। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, राज्य और राज्यसभा में सीटें कितनी हैं। तो देखिए आपका झारखंड में कितनी है? झारखंड में आपकी 5 सीटें हैं, उत्तराखंड में आपकी 3 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 6 सीटें हैं और छत्तीसगढ़ में गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। देखिए झारखंड में 6 सीटें हैं, उत्तराखंड में 3 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, पंजाब में आपकी 7 हैं। ठीक, झारखंड में 6, उत्तराखंड में 3, छत्तीसगढ़ में 5 और पंजाब में 7। निम्न में से किसे संसद की कार्रवाइयों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है? तो इनमें से जो है भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनको होता है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तरांचल नाम परिवर्तन जो हुआ अधिनियम निम्नांकित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आया? जो वर्तमान में उत्तराखंड है, पहले उत्तरांचल नाम था, तो ये अधिनियम 2006 में आता है, 2006 में। और उत्तराखंड बना कब था? इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट करके हुआ था। आगे बढ़ते हैं, निम्न से किस तिथि को उत्तराखंड अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री था जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 4 मार्च 2020 को। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नांकित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? तो सर हेनरी रैमजे ने, सर हेनरी रैमजे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड से कितने लोकसभा सांसद निर्धारित होते हैं? तो यहाँ पे लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 5 हैं और राज्यसभा की 3 हैं। तो उत्तराखंड में जो 5 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। इसमें से अल्मोड़ा की जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। अगला है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है कहाँ पे? तो ये जो है विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो एपीएमसी। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट इनेक्टेड बाय स्टेट। राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एपीएमसी एक्ट इसे कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद, जो राष्ट्रीय विकास परिषद रहा है मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के संबंध में कौन सा सही नहीं है? पहला, इसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, सही है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। यह एक वैधानिक निकाय नहीं, यह वैधानिक निकाय नहीं है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही नहीं है। डी, वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए प्रत्येक वर्ष में, ये सही है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को 1952 को केसी नियोगी समिति की संस्तुति पर की गई थी। आगे चलते हैं, किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? तो ये 1977 में, 6ठी लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। कितनी थी? 19 थी। ठीक है, 17वीं लोकसभा में 78 थी और वर्तमान में जो 18वीं लोकसभा गठित हुई है इसमें 72 हैं। आगे चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में क्या सही है? यह किसी भी देश को कर्ज देता है या सिर्फ विकासशील देशों को कर्ज देता है? सही बताना कौन सा है? यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, ये वाला सही है कि यह सिर्फ सदस्य देशों को कर्ज देता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना वर्ष 1945 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स के 1944 के समझौते के तहत की गई थी। ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत ही विश्व बैंक और आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन दोनों की स्थापना हुई थी। एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरे की तुलना में क्या करता है? मुद्रा का कमजोर होना बताता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इनमें से मुद्रास्फीति जो आपका इन्फ्लेशन होता है, इसमें बंधपत्र मतलब बेनिफिट द बॉन्ड होल्डर्स, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनके धारक को, या जो बंधपत्र होते हैं या बॉन्ड होल्डर जो होते हैं उनको लाभ पहुंचाती है, इन्फ्लेशन नहीं, ये कथन गलत है। देखिए इन्फ्लेशन जब होगा मुद्रास्फीति तो केवल एक व्यक्ति को लाभ होता है, कौन? जो कर्ज लिया होता है। ठीक है, जो उधार लिया होता है उसको लाभ होता है, तो बी ऑप्शन पढ़िए, मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है, तो ये वाला कथन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला है 1991 के आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो क्या परिवर्तन हुआ? पहला देखिए, जीडीपी में कृषि का हिस्सा बहुत बढ़ गया, नहीं, गलत है। एफडीआई का अंतर प्रभाव बहुत बढ़ गया, ये सही है। विदेशी विनिमय कोष में वृद्धि हुई, ये भी सही है, तो बी और सी सही है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका है कि स्वेट इक्विटी शेयर्स
निम्नलिखित में से किसे आवंटित किए जाते हैं? तो ये आपका जो है कंपनी के कर्मचारियों को आवंटित किए जाते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस या किन वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी? तो गेहूं, चावल, दाल, इन सभी के उत्पादन को बढ़ाने के लिए की गई थी, ठीक है। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है अक्टूबर 2007 में प्रारंभ किया गया था, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली लगाई जाती है? तो यहाँ पे डिग्रेसिव, अधोगामी प्रकार की कर प्रणाली लगाई जाती है। मतलब शुरुआत में क्या होता है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ जाती है, परंतु एक निश्चित आय के बाद क्या होती है, कर की एक निश्चित दर के बाद वह स्थिर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न से कौन सी योजना रोलिंग योजना कही जाती है? तो जो छठी पंचवर्षीय योजना थी, छठी योजना, इसे रोलिंग योजना कहते हैं। 1978 से 1980, ठीक है। इस समय जनता पार्टी की सरकार थी। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, एनएनपी जो होता है, नेट नेशनल जो आपका प्रोडक्ट होता है, इक्वल जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। मतलब एनएनपी यदि आपको लाना है तो जीएनपी में से घिसावट व्यय को माइनस कर दीजिए तो आपका एनएनपी आ जाएगा, ये सही है। दूसरा, एनएनपी क्या हो सकता है? जीएनपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय और उसमें से घिसावट व्यय को माइनस कर दिए तो भी आ जाएगा। तो मतलब ए और बी दोनों ही सही हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर के 2012 तक चलती है। इसमें क्या शामिल नहीं था? गरीबी को घटाना शामिल था, रोजगार के अवसरों का विस्तार शामिल था, लैंगिक असमानता को कम करना शामिल था, परंतु पूंजी बाजार को मजबूत करना इसमें शामिल नहीं था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसमें शामिल नहीं था। अगला है, विश्व व्यापार संगठन की निम्नलिखित सभी कारणों से कभी कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके की, मतलब वो कौन सी वजह जिसकी, मतलब इन चारों विकल्पों में ये बताना है कि किस वजह से उसकी आलोचना नहीं होती है, ठीक है। जिसकी वजह से आलोचना नहीं होती उस वाले को छांटना है। इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों को निपटाने का कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल है, तो ये आपका इसके लिए इसकी आलोचना नहीं होती है, तो ए ऑप्शन। दूसरा, यह बहुराष्ट्रीय निगमों की कठपुतली है, इसके लिए बिल्कुल आलोचना होती है। यह सदस्य देशों की संप्रभुता को कम करता है, ये भी आलोचना इसके लिए होती है। और यह उत्पादों की गुणवत्ता के ऊपर स्वतंत्र व्यापार का समर्थन करता है, ये भी इसके लिए आलोचना होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि क्या होगी? देखिए, प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। यदि आप प्राथमिक घाटा ही क्या दे रहे हैं, जीरो कर दे रहे हैं, तो राजकोषीय घाटा बराबर ब्याज भुगतान हो जाएगा, तो ये ब्याज भुगतान के ठीक बराबर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? तो ये HDR 2010 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, 2010 में। अगला है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? 131 था। ये पुराना है, करंट अफेयर से जोड़ें तो वर्तमान में जो हमारे पास नया डेटा है वो 2022 का है, 2022 का है। तो ये आपका 2023-24 में ये जारी हुआ मानव विकास सूचकांक। तो वर्ष 2022 में भारत की जो रैंक रही है वो 134 थी, जबकि 2021 में 135 थी, 2021 में 135 थी और 2022 में 134, एक की वृद्धि हुई है 193 देशों में से। अगला है, निम्न से किस वर्ष में एमएसएमई का अद्यतन वर्गीकरण किया गया, मतलब उसको अपडेट किया गया उसके वर्गीकरण को? तो 2020 में किया गया, ठीक है। अब इसमें जो 3 कैटेगरी क्या क्या उसके लिए पैमाना है? सूक्ष्म विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम के लिए क्या होना चाहिए? 1 करोड़ रुपये निवेश और 5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर कर दिया गया है। लघु विनिर्माण के लिए 10 करोड़ रुपये तक का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर है। मध्यम के लिए 20 करोड़ रुपये तक निवेश और 100 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज सिक्योरिटी कहलाती है? तो ये जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं उन्हें कहा जाता है। गिल्ट सिक्योरिटीज सरकारों द्वारा जारी बॉन्ड हैं, वे सरकारी प्रतिभूतियां यानी सरकार द्वारा बाजार से पैसा उधार लेने की जारी किए गए उपकरण हैं। आगे चलते हैं। अगला है, बहुपक्षीय विनियोग गारंटी मिग संबंधित है किससे? तो ये विश्व बैंक से किससे संबंधित है? वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक के जो 5 के तहत जो 5 अलग अलग संगठन हैं उन्हीं में से एक है ये। आगे चलते हैं। वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी जो है निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त किया गया है इसके तहत वैल्यू एडेड टैक्स मूल्य संवर्धित जो कर है, जैसे पहले वैट वगैरह लगता था, उसको समाप्त किया गया है, ठीक है। और यह 1 जनवरी
2017 से लागू हुआ है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई को जो है जीएसटी दिवस मनाया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? देखिए यहाँ पे CBRI है, CBRI मतलब सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन देहरादून उत्तराखंड में है। HAL हॉल जो है ये आपका, इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है, यहाँ पर नहीं है। भेल यहाँ पर है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल, ये हरिद्वार में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? तो देखिए पहला, विदेशों में मौजूद कपड़ा मिल का अधिग्रहण करना, ये बिल्कुल FDI है। दूसरा, विदेशों में पूर्ण स्वामित्व वाली व्यावसायिक फर्म का निर्माण करना, ये भी है। विदेशों में फार्मा कंपनियों द्वारा निर्गत बॉन्ड अथवा स्टॉक का क्रय करना, ये जो है आपका FDI नहीं है। ठीक है, ये FDI नहीं है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उदाहरण नहीं है। विदेशों में नए स्टील संयंत्र का निर्माण करना, ये FDI है। आगे चलते हैं, अगला है, उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया था? तो ये 9 जिलों में किया गया था। कितने? 9 जिलों में किया गया था। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या वर्ष 2020-21 में न्यूनतम थी? तो यहाँ पे जिला सहकारी बैंकों की संख्या न्यूनतम थी। ठीक है, ये 10 थी और इनकी कुल शाखाएं 235 रही हैं। अनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक या पिता किसे माना जाता है? तो जोहान ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ठीक है, अगला है, रामसर स्थल क्या होते हैं? रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियाँ होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्र भूमियाँ होते हैं। वर्तमान में भारत में जो कह सकते हैं रामसर स्थल हैं कितने हैं? 82 हो गए हैं, 82 हो गए हैं, 82। आगे चलते हैं, वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये 2021 में जो है आपका बेंजामिन लिस्ट व डेविड मैकमिलन को दिया गया था, परंतु अब ये पुराना हो गया। हमारे पास 2023 का है, तो 2023 का भी प्राइज बढ़ चुका। 2023 में रसायन विज्ञान का या रसायन शास्त्र का जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को दिया गया था। फ्रांस के मोंगी जी बावेडी को, USA के लुइस ई ब्रंश को और रूस के अलेक्सी आई एकीमो को। किस लिए? क्वांटम डॉट्स की खोज एवं संश्लेषण के लिए। आगे चलते हैं, अगला है, वर्ष 2021 में COP26 जो UNFCCC होता है, उसका COP26 जो है वो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन जो है ग्लासगो में हुआ था, UK के ग्लासगो में हुआ था। अभी तक हमारा COP28 हो चुका है, COP28 हो चुका है। COP28 आपका 2023 में हुआ था ये, और COP27 मिस्र में हुआ था 2022 में। COP23 जो होता है आपका COP28 जो होता है 2023 में, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 30 नवंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। वहीं जो COP29 होना है, COP29 होना है 2024 में, ये 11 से 24 नवंबर तक होगा, ये अजरबैजान में होगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्रकृति हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका महाकाय पांडा, जायंट पांडा है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। अगला है, वर्तमान भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो वह है भारत रत्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला है, सुदूर संवेदन तकनीक में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो इसमें आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल होता है। झूम क्या है? झूम ये झूम कृषि की एक पद्धति है, अ टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, खेती की एक पद्धति है जो अधिकतर आपको पूर्वोत्तर भारत में दिखाई पड़ती है। अगला है, जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और कम प्रतिरोध दर्शाता है, क्या कहलाता है? उसे चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अगला है, उत्तराखंड में बैट किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो इसे 2005 में प्रारंभ किया गया था, अब समाप्त हो गया, अब ये GST के तहत आ गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक या जोतने वाला कहा जाता है? तो ये है केचुआ। किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन C की कमी से होता है, विटामिन C, तो C ऑप्शन हो जाएगा। पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणुओं को किस में संग्रहित किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। अगला है, निम्न से किस रासायनिक ग्रुप में से सेलुलोज संबंधित होता है? जो शर्करा होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका सेलुलोज से संबंधित होता है, तो A ऑप्शन हो जाएगा। अनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु कौन से हैं? तो ये आपका एशारिकिया कोली व
एग्रोबैक्टीरियम है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है दो जैविक समुदायों के मध्य संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इसे आप इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। यदि कोई इनपुट हाई मतलब 1 तथा आउटपुट भी हाई हो तो गेट कैसा होगा? तो ये आपका और गेट होगा, चाहे 1 0 हो या 0 1 हो या 1 1 हो, तो आपका आउटपुट क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अगला है यहाँ पे दिए गए लॉजिक सर्किट का आउटपुट सी है, तो सी की वैल्यू बताना है क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला वाला है ये नैंड गेट है, एंड में जो रिजल्ट आएगा उसको नेगेटिव कर दीजिए। ये एंड का रिजल्ट 1 आता है तो 0 हो जाएगा, 0 आता है तो 1 हो जाएगा। ये दोनों ही आपके और हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आएगा और यहाँ पे 1 जा रहा है 1 जाएगा, यहाँ पे आपका 1 जाएगा तो लास्ट में आपका क्या आएगा? 1 ही आएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? तो ये आपका नेटवर्क लेयर पर होता है। कहाँ पर होता है? नेटवर्क लेयर पर, ये ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी होती है? तो रैम में प्राथमिक मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। अगला है CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न से कौन सा है? तो डिकोड, प्रोग्राम, अनुदेश। जो प्रोग्राम होते हैं, जो मतलब उसको कोड दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं, उसको क्या करता है? वो डिकोड करने का कार्य करता है। प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। अगला है उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विभाग ने एक डॉपलर वेदर रडार को स्थापित किया है? तो ये मुक्तेश्वर, ये आपका मुक्तेश्वर, नैनीताल के मुक्तेश्वर में स्थापित किया गया है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? 1906 में की गई। इसका मुख्यालय आपका देहरादून में। इसके 4 आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, एक उत्तर प्रदेश कानपुर में, दूसरा तमिलनाडु के चेन्नई में, तीसरा अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में, चौथा आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। अगला है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? ये रुद्रप्रयाग में स्थापित है। इसे हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? तो राजकीय वृक्ष यहाँ का बुरांश है। क्या है? बुरांश है। अगला निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 दिया गया? तो 2021 में जो है ये मारिया रेशा व दिमित्री मुराटोव को दिया गया था, परंतु वर्तमान में हमारे पास 2023 का आंकड़ा है। 2023 में जो है आपका शांति का नोबेल पुरस्कार ईरान की नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी को। आगे चलते हैं, अगला है अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रियंका मोहिते थी। प्रियंका मोहिते जो कि कब चढ़ी थी? 2013, ठीक है, 2013 में चढ़ी थी। अगला है स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? 2001 में दिया गया था। 2001 में दिया गया था। मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? ये न्यू जलपाईगुड़ी, कोलकाता के न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। अगला है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न से किसकी जीवनी है? तो ये जो है आपका पुलेला गोपीचंद की है, जो बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं पुलेला गोपीचंद, वर्तमान में ये कोचिंग का काम करते हैं, इनको दिया गया था। किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2022 के लिए नामांकित किया गया? 2022 में ये राइटिंग विद फायर को दिया गया था। वर्तमान को से अपडेट कर लीजिएगा। किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 शुरू की थी? गुजरात ने की थी। किसने की थी? गुजरात ने। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन थे? तो ये थे आपके कल्याण सिंह राउत। 1972 में इस आंदोलन को 1996 में इस आंदोलन को इनके द्वारा चलाया जाता है। विश्व रैपिड सतन 2021 किसने जीता? तो ये आपका मैग्नस कार्लसन ने जीता है। और 2000 आपका 23 में भी ये मैग्नस कार्लसन ने 7वीं बार जीता। अगला है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है निम्नलिखित समाचार पत्रों में से किसने ने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? ये भी अपडेट कर लीजिएगा। उस समय ये वाशिंगटन पोस्ट ने जीता था, नहीं, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता था। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 2020 का जो आपके पास ओलंपिक का आंकड़ा था उसको यहाँ पे सुमेलित करना है, जो भारत ने जीते हैं। भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? कुल 7 पदक जीते थे आपका 2020 के टोक्यो ओलंपिक में। इसमें से देखिए आपका PV सिंधु और बजरंग पुनिया, इन दोनों ने कांस्य पदक जीता था। क्या जीता था? कांस्य जीता था, ठीक है। तो बताना कौन सुमेलित है? देखिए PV सिंधु कांस्य, बजरंग पुनिया रजत नहीं बल्कि कांस्य जीते थे। मीराबाई चानू रजत, नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक।
तो कुल 7 पदक थे, जिसमें से 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य। आगे बढ़ते हैं। भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में की जा रही है। अगला है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 1958, जिसे हम लोग शॉर्ट में आपशा कहते हैं, आपशा के अंतर्गत निम्न से किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया गया था? तो नागालैंड को। किसको? नागालैंड को। निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधाओं वाला बनाया गया है? तो ये बनाएगा रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल में है ये, ठीक है, मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं। अगला है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का नाम क्या है? इसे प्लान बी कहते हैं। इसका नाम क्या दिया गया? प्लान बी। बी मतलब मधुमक्खी। नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ पर किया? उत्तर प्रदेश में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध गंगा सागर मेला निम्न से किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र का, तो ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 छोड़ दीजिए। यहाँ पे 2 सूचियाँ हैं, डांस और राज्य सुमेलित। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्रा का है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरल का है। आगे चलते हैं। फिर से 2 सूचियाँ हैं, कंपनी और उसके CEO। तो यहाँ पे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के ट्विटर के CEO बदल गए हैं, ठीक है। एडोब के शांतनु नारायण हैं। गूगल के जो हैं सुंदर पिचाई माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं। इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ? देखिए, जैन परिषद का आयोजन 2 बार होता है, 2 जगह पे या 2 बार होता है। 2 जैन परिषद का आयोजन होता है। पहला आपका पाटलिपुत्र में, दूसरा जो है गुजरात के बल्लभी में होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी? हर्षवर्धन ने 3 किताबें लिखी थी। कौन कौन सी? एक थी प्रियदर्शिका, दूसरी थी आपकी रत्नावली, तीसरी नागानंद। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी संबंधित था? तो ये आपका काकतीय वंश था, ठीक है, काकतीय वंश था। 12वीं से 14वीं शताब्दी के दौरान ये तेलंगाना में ये राजवंश रहता है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय क्या था? ये एक क्या थे? गणितज्ञ थे। ये गणित पर आधारित पुस्तक है। अगला है वह धार्मिक पुस्तक जिसमें किसी फर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है। तो ये आपका मिलिंद पन्हों में, किसमें मिलता है? मिलिंद पन्हों में मिलता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? 1:35 था। 1:35 था। अगला है, गधैया था। गधैया क्या था? गधैया जो है आपका एक प्रकार का सिक्का था। क्या था? सिक्का था। ये 7वीं से 11वीं सदी के मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में पाए गए थे। इन सिक्कों पर अग्निवेदिका का चित्रण है। उदयन जीरल किस वंश से संबंधित थे? ये चेर वंश से, संगम काल में चेर वंश से संबंधित थे। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है, मौर्य काल में प्रणयम क्या था? ये एक आपातकालीन कर था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो गोविंद तृतीय ने हराया था। किसने हराया था? गोविंद तृतीय ने हराया था, ठीक है। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था। अगला है, 1000 दिनारी नाम से जाना जाता था। तो ये मलिक काफूर जो कि अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? सेनापति था। दक्षिण की जो विजय होती है इसी के द्वारा की जाती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? ताजुद्दीन एल्दोज, नासरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान, ये 3 के तीनों थे। परंतु मालिक अल्तुनिया जो है ये इल्तुतमिश के समय का नहीं है, बल्कि ये रजिया के समय का रहता है। अगला है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो ये इंद्र को समर्पित है। किसको? इंद्र को सर्वाधिक समर्पित हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की? तो ये अमीर खुसरो की रचना किसकी है? अमीर खुसरो की रचना है। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? मतलब नूरजहां ग्रुप का। तो नूरजहां ग्रुप में इत्मादुद्दौला जिसका पिता था वो था। इसमें आपका आशफ खां भी था। खुर्रम जो कि जिसे हम लोग बाद में औरंगजेब के नाम से जानते हैं, वो भी इसमें शामिल था, परंतु महावत खां इसमें शामिल नहीं था, ठीक है।
महावत खां शामिल नहीं था। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस था, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टोफर्ड क्रिप्स, परंतु सर जॉन साइमन इसमें शामिल नहीं था। 1945 में कैबिनेट मिशन आता है, नहीं 1946 में आता है। अगला है भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया। तो ये किया था आपका लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो के समय में होता है, 1872 में आता है, मतलब गवर्नर रहता है। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। तो ये दोनों भाई जो है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान शहीद हुए थे। अगला है राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है। तो ये आपका फारसी भाषा में लिखी गई है। किसमें? फारसी भाषा में लिखी गई 1809 में। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? इसे एकेश्वरवादियों का उपहार या गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था? कसौनी में किया था, ठीक है, 1929 में। और कसौनी को उन्होंने जो है भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा था। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो मानवेंद्र शाह 1949 में। 1 अगस्त 1949 को टिहरी संयुक्त प्रांत का एक जिला बन गया। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? तो इस समय के जो प्रथम नरेश थे वो कौन थे? सुदर्शन शाह थे। कौन थे? सुदर्शन शाह थे, ठीक है। कालू मेहरा संबंधित थे, ये 1857 के विद्रोह संबंधित थे और इन्हें जो है उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा प्राप्त है। निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में से कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तारीख़ बदायूं, जहांगीरनामा, शाहजहांनामा, ये 3 के तीनों, परंतु बाबरनामा में उत्तराखंड का इतिहास नहीं मिलता है। अगला है विषुवत रेखा निम्न से किस देश से नहीं गुजरती? देखिए केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से गुजरती है, परंतु मैक्सिको से नहीं गुजरती। मैक्सिको से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। आगे चलते हैं। अगला है विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ? यक्षगान का इस समय पहली बार विकास होता है। आगे चलते हैं। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है एडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ये फैली हुई है। आगे चलते हैं। अगला है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वेजियन, फ्लोरिडा प्रवाहित होती है, परंतु बेंगुला जो जलधारा है ये आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं बल्कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? देखिए पहला कौन सा? पहला ग्रीनलैंड, दूसरे पे न्यूगिनी है, फिर बोर्नियो है, जिसपे आधा जो है इंडोनेशिया के पास है, आधा से अधिक। तो यहाँ पर जो दूसरा पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपका ग्रीनलैंड के बाद न्यूगिनी आएगा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोहेन जो आपकी स्थानीय पवन है ये आल्प्स पर्वत के पास होती है, बोरा साइबेरिया में नहीं है, बोरा एडियाटिक सागर के पूर्वी किनारों पर चलने वाली शुष्क व अत्यधिक ठंडी पवन है, तो यहाँ पे बी वाला जो है वो सही नहीं है। मिस्टर राइन घाटी में, खमसिन मिस्र में है। खमसिन जो है गर्म स्थानीय हवा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? सबसे लंबी जो है वो नील है, दूसरी सबसे कौन है दूसरे नंबर पे? वो अमेजन है। परंतु यदि आप अपवाह क्षेत्र के हिसाब से देखें, कैचमेंट एरिया के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी वो आपकी अमेजन नदी हो जाएगी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कांतित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देखिए क्वार्टजाइट, नाइश, मार्बल, ये आपके कांतित चट्टान का उदाहरण है, परंतु डोलोमाइट जो है ये औषधि चट्टान है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये मालवा पठार जो है ये इसके मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो क्यूबा को। किसको कहते हैं? क्यूबा को कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी नहीं है? तो बसपा, स्पीति और आपकी ब्यास ये सतलुज की सहायक हैं, परंतु रावी जो है, रावी आपकी चिनाब की सहायक है। किसकी है? रावी आपकी चिनाब नदी की सहायक है। आगे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित कथन किसने कहा वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है? ये कथन आपका किसका था? कोपेन का था। कोपेन जलवायु वैज्ञानिक रहे हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार 29 विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रणाली है। अगला है, और उसके लिए उन्होंने अलग अक्षरों और अक्षरों के संयोजन से उसको निर्दिष्ट किया है।
निम्नांकित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? सममंडल में, तो देखिए इसमें आपका सममंडल में क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल आता है, परंतु आयन मंडल इसमें नहीं आता है। दो प्रकार के मंडल होते हैं, समताप मंडल और विषम मंडल, सममंडल और विषम मंडल। तो सममंडल में आपका आयन मंडल नहीं आता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो गैबन, गिनी बिसाऊ ये है, परंतु गुआना जो है, गुआना दक्षिण अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? भारत का पिट्सबर्ग जो है झारखंड के जमशेदपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? झारखंड के जमशेदपुर को। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है। अगला है HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सी गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती? देखिए आंवला है, औरैया है, बबराला है, परंतु गुना नहीं। गुना आपका मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में इसका प्रवाह नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला है निम्नांकित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो देखिए सबसे अधिक देखा जाए तो केरल है, परंतु ऑप्शन में केरल नहीं है। केरल के बाद आपका कौन सा? तमिलनाडु है। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प में तमिलनाडु है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना? 2011 के अनुसार 963, याद रखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है? देखिए तिलंजोंग, इसमें आपका आगाथी है, कावरती है, कल्पेनी है, परंतु तिलंजोंग नहीं है। तिलंजोंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तिलंजोंग जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपके पूरे 150 प्रश्न हैं। 150 प्रश्न भी नहीं हुए। एक सेकेंड। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया? तो CWG। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? कुल 5 जनपद जुड़े हुए हैं, नेपाल और चाइना से। ठीक है, नेपाल और चाइना से। देखिए कौन कौन से 5 जनपद? तो उत्तरकाशी व चमोली चीन से जुड़े हुए हैं, चंपावत और उधम सिंह नगर नेपाल से, और जो पिथौरागढ़ है वो चीन से भी जुड़ा है और नेपाल से भी जुड़ा हुआ है। भारत की 2011 की जनगणना उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई? तो ये की गई थी कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में। यहाँ पे नकारात्मक रही पौड़ी गढ़वाल तथा अल्मोड़ा में, जबकि उधम सिंह नगर और देहरादून में सर्वाधिक रही है। सबसे अधिक उधम सिंह नगर, फिर आपका देहरादून में। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है क्या? तो इसमें टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र सम्मिलित है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? सिडकुल का मतलब क्या है? सिडकुल का मतलब है आपका, देखिए, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 2002 में की गई थी। इसी को शॉर्ट में सिडकुल कहते हैं। इससे संबंधित आपका शेलाकुई है, सितारगंज है, हरिद्वार है, परंतु रुड़की नहीं है, ए ऑप्शन। अगला है खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष? खैर जो है आपका उपोष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। खैर से ही जो रस निकलता है वो चूने के साथ मिला करके पान पे लगाया जाता है। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध? कोडरमा जो है आपका अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पर है? झारखंड में। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोगों ने 150 प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।